लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक था केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी मार्किंग शुरू कर दी थी। तो आज इसकी मार्किंग करके फिर हम लोग ख़त्म ही कर देते हैं। ज़्यादा तो कोई खैर कुछ बाकी है नहीं इसमें। देखो अभी आपको जिस चीज़ की मार्किंग करनी है वो ये है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। मतलब अगर आपके पास एक अमाइन है और अगर वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनेगा। मैं बता दूं ये आपका VVVVVIMP टॉपिक है, क्योंकि इस रिएक्शन को आपने सिर्फ इस चैप्टर में पढ़ा है ऐसा नहीं है। ठीक है, बराबर ऐसा नहीं है। इससे पहले आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उन सब चैप्टर्स में कहीं ना कहीं ये रिएक्शन आपको देखने को मिली है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फिनॉल वाले चैप्टर्स की, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, उस पर्टिकुलर चैप्टर में भी आपको ये रिएक्शन देखने को मिली है। तो ये रिएक्शन हम लोग पहली बार देख रहे हैं ऐसा तो नहीं है, बट हाँ अमाइंस वाले चैप्टर से ये काफ़ी हद तक इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। सो देयरफॉर हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो नाइट्रस एसिड के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रस एसिड के साथ की जो रिएक्शन होती है उसको आइस कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है। मतलब टेम्परेचर जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वो 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस की होती है। अब तुम बोलोगे मैडम मतलब क्या फ्रीज़र में बैठ के हम रिएक्शन करें 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो सकता है। मान लेते कोई ठंडी वाली जगह, हमारे हॉट नागपुर में, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर तो 20 में ही रहता है भाई। 20 के नीचे अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी सुकून मिले। यहाँ तो ठंडी में भी गर्मी मिलती रहती है हमको हमेशा। तो ये 0 से 4 डिग्री सेल्सियस अचीव कैसे करते हैं। तो आप जिस बीकर में रिएक्शन करवाते हो ना, उस बीकर के आजू बाजू आप वाटर बाथ रखते हो, या फिर मैं ये कहूँ एक कटोरे के अंदर बीकर रखते हो, और जो कटोरा होता है, ठीक है, उसके अंदर आप क्या कर देते हो, बर्फ़ भर देते हो। तो इससे क्या होता है, आप लोगों को जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की, वो आपकी पूरी हो जाती है। कई बार हम लोगों को और लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, और लोअर टेम्परेचर। तो और लोअर टेम्परेचर हम लोग कैसे अचीव करेंगे। तुम्हें याद होगा हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाता है वगैरह वगैरह। तो उस तरीके से हम लोग और लोअर टेम्परेचर भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ताकि हम लोगों को खुद स्वयं फ्रीज़र में बैठ के रिएक्शन करने की आवश्यकता ना हो। तो जब आप इस रिएक्शन को 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे करते हो तो ही ये रिएक्शन होती है। परंतु इस रिएक्शन का एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे इसमें बोला जा रहा है कि रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, तो थोड़ा सा अगर हम लोग नाइट्रस एसिड के बारे में डिस्कशन करें कि नाइट्रस एसिड क्या होता है, कहाँ से टपकता है वगैरह वगैरह, तो नाइट्रस एसिड के पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जैसे कि नाइट्रस एसिड आपका कुछ इस तरीके का दिखता है। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होता है, इस तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, ठीक है, इस तरफ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है एंड हाइड्रोजन होता है। नो डाउट्स लोन पेयर रहेंगे ही रहेंगे। अब बताएं अगर मुझको JEE मेंस का पेपर सेट करना हो, मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगी कि बताइए हाउ मेनी टोटल लोन पेयर्स आर देयर इन नाइट्रस एसिड, मैं ये पूछ लूँगी, ताकि इससे एक तीर से दो निशाने। एक बंदे को नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है कि नहीं आता है ना, एक तो ये पता चल जाएगा, और दूसरा मुझे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर उसको लोन पेयर्स बनाने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ रहा है नहीं आ रहा है, और मेरा क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछना हो गया। डन, ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग अभी क्या बोला गया है चीज़ें, अब हम लोग नाइट्रस एसिड पे बात कर रहे थे। ये स्ट्रक्चर है नाइट्रस एसिड का, ठीक है, ये एक एसिड है, मतलब इसकी टेंडेंसी होगी हाइड्रोजन को लूज़ करने की। अगर मैं अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ये कितने हाइड्रोजन लूज़ कर सकता है, द पॉइंट इज ये कितने हाइड्रोजन लूज़ कर सकता है, द पॉइंट इज। तो तुम बोलोगे
मैडम इसके पास तो मात्र एक ही हाइड्रोजन है। देखो ना, मैं बोलूँगी हाँ यार इसके पास तो एक ही हाइड्रोजन है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम चाहे कुछ भी हो जाए ये एक ही हाइड्रोजन दे सकता है, ओनली वन हाइड्रोजन। तो क्योंकि ये सिर्फ एक H+ प्रोवाइड करेगा अगर ये डिसोशिएट हुआ तो देयरफॉर हम ये बड़े गर्व से कह सकते हैं कि इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 1। जिसे कई लोग वैलेंसी फैक्टर ना बोल के कई टीचर्स इसको N फैक्टर भी कहते हैं, बट मैं एक्चुअली वैलेंसी फैक्टर वाले लैंग्वेज में ही कंफर्टेबल हूँ, मैं वही बोलती हूँ। कहाँ पढ़ा था हमने ये वैलेंसी फैक्टर वाला टॉपिक? हमने जब रेडॉक्स पढ़ा था, है ना, तब हम लोगों ने ये वाला वैलेंसी फैक्टर वाला टॉपिक पढ़ा था। तो सोचो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कल को कि वैलेंसी फैक्टर ऑफ नाइट्रस एसिड इज, तो जिसको यही नहीं पता है कि नाइट्रस एसिड क्या है वो वैलेंसी फैक्टर क्या बताएगा यार, राइट। तो इसीलिए ये सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन होना अनिवार्य है। उसके अलावा एक चीज़ और पूछी जा सकती है बियॉन्ड, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के से हम दूर हट गए, अभी हम लोगों को जो एक वर्ड मिला इस पर्टिकुलर टॉपिक में, उस वर्ड पे हम अपना पूरा का पूरा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ से आपको ये पूछा जा सकता है कि भाई मुझे इसमें जो नाइट्रस एसिड में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन की क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। बोलो, ये मान लेते कल को किसी ने तुमसे पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की यहाँ इतनी इतनी फलाना फलाना होती है। तो हमने पूरे के पूरे रूल्स ऑलरेडी रेडॉक्स में पढ़े हुए हैं, रेडॉक्स में हम लोगों ने रूल्स सीखे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि हम लोग में से किसी को भी दिक्कत होगी इसके रूल्स के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में। हाइड्रोजन की कितनी लेते हैं? जब हाइड्रोजन नॉन मेटल से कनेक्टेड होता है तब +1 लेते हैं, ऑक्सीजन की -2 लेते हैं, बराबर, ओके मैडम। और उसके अलावा नाइट्रोजन को तो मैडम +X ले लेंगे, और दूसरा एक और ऑक्सीजन आ गया उसको -2 ले लेंगे और इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि HNO2 इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, और क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अगर आप इसे प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। सो देयरफॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रस एसिड इज बेसिकली 3+3, ठीक है। मैंने अभी आपको कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो मार्किंग करवाई ही नहीं है। जो आपकी टेक्स्ट बुक में मेरे को चीज़ें दिख रही हैं उन टेक्स्ट बुक की चीज़ों को अगर मैं JEE मेंस का पेपर सेट कर रही होती तो मैं उस पर्टिकुलर वर्ड से किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेती, मैं उस पर बातचीत कर रही हूँ, ताकि आप अगर अपनी खुद की स्वयं अपनी स्टेट बोर्ड की या NCERT की अगर आप टेक्स्ट बुक भी रीड करते हैं तो वो काफ़ी हद तक सफिशिएंट होता है मेंस का कुछ हद तक पेपर सॉल्व करने के लिए। अब आगे बात करते हैं। देखो, कैन यू टेल का जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रस एसिड, इस पे तो हम लोग बातचीत ऑलरेडी कर चुके हैं। HNO2 उसका फॉर्मूला होता है ना, और हम लोगों ने उसका इवन स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लिया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि आप लोगों का जो HNO2 है यानी कि जो आपका नाइट्रस एसिड है उसमें जो ये नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो तुम्हें शायद याद होगा हमने केमिकल बॉन्डिंग नामक चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीखा है। उन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2, ठीक है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है नाइट्रोजन एटम की, यहाँ पर HNO2 में कितनी है, sp2 है, बराबर। ये है इसकी हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर नाइट्रोजन ने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है, बाजू वाले के साथ एक सिग्मा एक पाई बनाया है, और एक उसने लोन पेयर रखा है ना। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों का नाइट्रस एसिड के अलावा जो हमारे अदर एसिड्स होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, वैसे ही हम लोगों के पास नाइट्रस एसिड भी है। जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं आपके पास बहुत ही इजीली HCl H2SO4 ऑलरेडी बने बनाए रखे होते हैं, आपको सीधा उनको उठाना होता है और आप उनको उठाकर यूज़ करना क्या करते हो, शुरू कर सकते हो, है ना। बट अब बात होती है नाइट्रस एसिड की। तो मैं तुम्हें बता दूं नाइट्रस एसिड हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। हाईली अनस्टेबल मतलब अगर आपका ये सोचना है कि मैं इसको बनाकर
डब्बे में बंद करके कई महीनों तक, कुछ हफ्तों तक स्टोर करके रख सकता हूँ, तो नो, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये इसको स्टोर करके रख पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नाइट्रस एसिड को स्टोर करके रख पाना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हाईली अनस्टेबल होता है। इवन जब तुमको ये रिएक्शन करनी होती है ना, जिस रिएक्शन को हम लोग पढ़ रहे हैं अमाइंस के साथ, जब हमको नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करनी होती है, तो ये जो नाइट्रस एसिड होता है ना, ये नाइट्रस एसिड मैडम जब आप बना के स्टोर ही नहीं कर सकते, तो फिर आप इस एसिड को डालोगे कैसे, आप रिएक्शन करवाओगे कैसे? तो देखो, इस एसिड को हमेशा इन सीटू बनाया जाता है। ये जो वर्ड होता है ना इन सीटू, इस वर्ड का मीनिंग ये है, आप क्या करते हो, जिस रिएक्शन कंटेनर, जिस कंटेनर में आप रिएक्शन कर रहे हो, उसी कंटेनर में आप NaNO2 प्लस HCl डाल देते हो। इन दोनों की रिएक्शन की वजह से फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों का HNO2 प्रोड्यूस होता है, और जैसे ही HNO2 प्रोड्यूस होता है, ये तुरंत डिकम्पोज होने से पहले ही वहाँ पे उसको अमाइन मिल जाता है, और वो अमाइन के साथ रिएक्शन शो कर देता है। मतलब हम उसको उसी कंटेनर में बना रहे हैं, ठीक है, बराबर, हम लोग उसको कंटेनर में बना रहे हैं, और उसी कंटेनर में बनाकर उसको तुरंत उसी कंटेनर के अंदर जो पहले से मौजूद है अमाइंस, उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं। खत्म, मतलब रिएक्ट करवा रहे हैं। अलग से बनाएंगे, फिर अलग से बूंद बूंद नाइट्रस एसिड डालेंगे, ये चीज़ हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होती है। तो ये जो वर्ड होता है इन सीटू, इसका मतलब क्या होता है कि जिस कंटेनर में आप रिएक्शन करवा रहे हैं, उस कंटेनर में आपके पास पहले से अमाइन डला हुआ है। उस अमाइन में आपने क्या किया, NaNO2 और HCl डाला, उन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, है ना, और उसकी रिएक्शन की वजह से तुरंत वहाँ पे HNO2 बना, और जो अमाइन पहले से मौजूद है वो अमाइन क्या है, आप लोगों का रिएक्ट कर गया। ये होता है, मतलब इसमें HNO2 को कभी भी बनाकर नहीं मिलता है हमको NO2 क्या करना पड़ता है, HNO2 तुरंत इन C2 क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है ना। और जब वो अमाइन के साथ रिएक्ट होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, और आई थिंक थी अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर में, तो वहाँ मैं ऑलरेडी पढ़ाई हूँ। बट राइट नाउ जैसे ही इन दोनों की रिएक्शन होगी, ये पार्ट आपको ध्यान रखना है कि जो NH2 वाला पार्ट है, देखो वो किस में कन्वर्ट हो गया, N2 पॉजिटिव में, मतलब H जो था वो तो चला गया, और साथ में क्या लग गया, Cl नेगेटिव। उसके बाद ये डिकम्पोज हो जाता है, जब आप इसमें वाटर डालते हो, नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है, HCl अलग हो जाता है, एंड फाइनली यहाँ पे क्या लग जाता है, OH। अब यही सेम रिएक्शन हम लोगों ने अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर्स वाले चैप्टर में भी पढ़ी है। वहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल वाला टॉपिक होगा ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल वाले टॉपिक में आपने ये रिएक्शन वहाँ पर क्या की होगी, पढ़ी होगी, ठीक है। वहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में आपने ये रिएक्शन क्या की होगी, पढ़ी होगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, ठीक है, बस खत्म। सेम यही चीज़ वो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास एक एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, अगर आपके पास एक एरोमेटिक अमाइन है, अगर आप उसमें भी यही सारी कंडीशन देते हो, तो कुछ नहीं होगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, यानी कि N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अच्छा, ये जो वर्ड होता है ना N2, इस N2 का मतलब यही होता है कि दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और जब आप पानी डालोगे, तो पानी डालने से क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इसमें पानी डालोगे, ये चीज़ H2O डालने के बाद कन्वर्ट हो जाएगी, आपके ऊपर वहाँ पे OH लग जाएगा, यानी कि वहाँ बन जाएगा आप लोगों का फिनॉल। तो इस रिएक्शन को तुम लोगों ने फिनॉल की प्रिपरेशन में पढ़ा है, ठीक है, फिनॉल की प्रिपरेशन में पढ़ा है, डन। तो देखो, अगर बोर्ड एग्जाम्स में मुझको क्वेश्चन पूछना हो, तो पहला क्वेश्चन तो मैं यहाँ से पूछूंगी कि ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में RS लिख रही हूँ, ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। आप अराइल डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, अराइल डाइजोनियम सॉल्ट, आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखिए, है ना। तो यहाँ से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुरू होगा, और यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खत्म होगा, ये इसका आंसर, राइट। उसके अलावा अगर मुझे और क्वेश्चन यहाँ से पूछना रहे, तो मैं ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकती हूँ कि हाउ
अमाइंस रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। ठीक है, अमाइंस की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ किस तरीके से होती है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम HNO2 लिख रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, ये एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड फॉर्म एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, ये लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 कि डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। ठीक है, उसके बाद हम ये लिखेंगे इट डिकम्पोजेस इमीडिएटली बाय रिएक्शन विथ वाटर, सॉल्वेंट वाटर लिखने की नीड नहीं है, एंड करस्पॉन्डिंग अल्कोहल इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट, वो तुरंत डिकम्पोज हो जाता है और अल्कोहल को एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करके देता है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कि नाइट्रोजन गैस इज लिबरेटेड इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है, ये हमारा पॉइंट नंबर 3। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की रिएक्शन एक बार लिखेंगे, दैट इज पॉइंट नंबर 4, और उसके बाद अगेन ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, पॉइंट नंबर 5, ये बताने के लिए सामने वाले एग्जामिनर को कि ये रिएक्शन एरोमेटिक सिस्टम्स के लिए भी की जा सकती है, और इस तरीके से 5 पॉइंट में आपका ये आंसर हो जाएगा खत्म। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, ये जो आपके प्राइमरी अमाइंस हैं, जो आपके सेकेंडरी अमाइंस हैं, और जो आपके टर्शियरी अमाइंस हैं, ये सारे के सारे अमाइंस, ठीक है, आपकी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ये रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। यस दे डू रिएक्ट, ठीक है, यस दे डू रिएक्ट, बट 1 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी अलग होगी। जैसे तुम्हें शायद याद होगा, हम लोगों ने एक ल्यूकास रिएजेंट करके एक टॉपिक पढ़ा था, अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में भी और अल्कोहल वाले चैप्टर में भी, है ना। उस पर्टिकुलर चैप्टर में जो आपने ल्यूकास वाला आपने जो टॉपिक पढ़ा था, वहाँ पे बातचीत क्या होती थी कि अगर हमारे पास एक 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर आप उसमें ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे तो रिएक्शन कब होगी, कितने देर में टर्बिडिटी आएगी, 2 डिग्री वाला रहेगा तो कब आएगी, 3 डिग्री वाला रहेगा तो कब आएगी, है ना। ठीक है, ये वाली बातचीत हम लोगों ने की हुई थी, बिल्कुल की हुई थी, राइट। तो वैसी ही सेम टॉपिक ऑफ डिस्कशन, सेम यहाँ पे नाइट्रस एसिड 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के एलिफेटिक अमाइंस के साथ भी करता है। ठीक है, ये चीज़ क्या करता है, इसके साथ भी करता है। जब आप एक 2 डिग्री का अमाइन लेते हो, जब आप एक 3 डिग्री का अमाइन लेते हो, तो जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी की जो स्पीड है, ठीक है, ये जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी की स्पीड है ये अलग हो जाती है, और जब आप 3 डिग्री वगैरह लेते हो तब उसमें अलग हो जाती है। नो डाउट प्रोडक्ट जो वो बना के देता है आपको कि पहले वहाँ पे बनता है डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, पहले वहाँ पे क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट, राइट। अच्छा, और उसके बाद फिर वो डिकम्पोज होकर आपके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप 2 डिग्री लेंगे या फिर अगर आप मान लेते हैं 3 डिग्री लेंगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पर भी यही सेम चीज़ देखने को मिले। वहाँ पे हो सकता है माइट भी आपकी रिएक्टिविटी भी अलग मिले, और हो सकता है आपको कुछ चीज़ भी अलग देखने को मिले। खैर, तो वो हमारा सिलेबस ऑफ कंसर्न नहीं है। हमारा सिलेबस ऑफ कंसर्न जो था वो एक 1 डिग्री अमाइन के साथ था। तो 1 डिग्री अमाइन पे हमें एक ही बात याद रखनी है कि डाइजोनियम सॉल्ट जो है आपका बनता है, उसके बाद पानी अगर आपने डाला है तो OH वगैरह वाली चीज़ ये आपकी बन जाएगी, ख़त्म, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा, अब कई लोगों का डाउट ये है कि मैडम 2nd डिग्री के साथ क्या होता है, तो मैं एक जगह तुम्हें नोट के फॉर्म में 2nd डिग्री का लिखा देती हूँ। बोर्ड्स में तो देखो ये चीज़ 2nd डिग्री के लिए और 3rd डिग्री के लिए आपको कभी नहीं पूछी जाएगी, हाँ, बट हो सकता है फ्यूचर में अगर आप मेंस वगैरह का पेपर दो तो 2nd डिग्री अमाइन या 3 डिग्री अमाइन के साथ आपको ये चीज़ शायद पूछी जा सकती है, राइट, वहाँ पे आपको पूछी जा सकती है, बोर्ड्स में नहीं पूछी जाएगी। तो कहाँ लिखें, अपन जगह ढूंढ लेते हैं थोड़ी सी। देखो यहाँ मैं लिखवा देती हूँ। अगर आपके पास एक 2 डिग्री अमाइन है, लेट्स से RNH है, एक मिनट, R2NH है, और इसमें अगर आप बोल रहे हो कि मैं नाइट्रस एसिड वाला वो पूरा का पूरा मिक्सचर डालूंगा, तो आप
आपको ये जो लगता है कि वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट मेरा OH लगेगा, बिल्कुल नहीं, फाइनल प्रोडक्ट में बिल्कुल OH नहीं लगेगा, R2 रहेगा, N रहेगा, N से एक और N कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, N से आप लोगों का एक और N कनेक्ट हो जाएगा, ओके, और वहाँ पे डबल बॉन्ड O लगेगा। ये इस तरीके का आपको मिलेगा, मतलब नाइट्रोसो आपको मिलेगा, ये वाली चीज़, ठीक है। आपको वही सेम चीज़ नहीं मिलेगी, तो इसीलिए आपको 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइन आपके सिलेबस में नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अरीन्स विद डाइजोनियम सॉल्ट। अच्छा, अब देखो ये वाला जो टॉपिक है, इससे आसान टॉपिक तुम्हें एंटायर सिलेबस में और कहीं नहीं मिल सकता। डाइजोनियम सॉल्ट अगर बन जाए तो डाइजोनियम सॉल्ट के बन जाने के बाद, ठीक है, फोकस करना, डाइजोनियम सॉल्ट अगर बन जाए, बोलो कैसे बनता है डाइजोनियम सॉल्ट? अमाइंस की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवा दो, HNO2 के साथ करवा दो, तो क्या होगा, N2 पॉजिटिव आ जाएगा और आपका Cl नेगेटिव आ जाएगा, है ना। वो डाइजोनियम सॉल्ट बन जाने के बाद अगर आप पानी डालते हो तो OH आता है, बट पानी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें डाली जा सकती हैं। जैसे अगर आपने डाइजोनियम सॉल्ट आपका एक बार बन गया, कैसे बनता है डाइजोनियम सॉल्ट, ये देखो ना, हमने ऊपर वाली रिएक्शन में पढ़ा, ये देखो NH2 में HNO2 डाला तो ये N2Cl नेगेटिव बन गया, है ना। तो जब आप उसमें ये डाल देते हो, डाइजोनियम सॉल्ट जब आप बना लेते हो, अगर आप वहाँ पे CuCl/HCl डालते हो तो वहाँ पे जो X नेगेटिव है ये तो नो डाउट हटेगा ही हटेगा, जो N2 है नो डाउट वो भी हटेगा, बट वहाँ पे नई चीज़ क्या आ जाती है, क्लोरीन। अगर आप CuBr/HBr डालते हो तो वो नई चीज़ क्या होती है, ब्रोमीन। अगर आप CuCN/KCN डालते हो तो वो नई चीज़ क्या आ जाती है, साइनाइड। मतलब ऐसा नहीं है कि डाइजोनियम सॉल्ट बनने के बाद मैडम सिर्फ OH ही लगा सकती है, ऐसा नहीं है। आप क्या डाल रहे हो, आप आगे फर्दर रिएक्शन में डाइजोनियम सॉल्ट बनने के बाद आप फर्दर और क्या ऐड कर रहे हो, प्रोडक्ट, उस बात पर डिपेंड करता है। और इस रिएक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट नाम कहा जाता है, बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है एंटायर 12 बोर्ड्स के सिलेबस की, सेंट मेयर्स रिएक्शन। पेपर में सीधा सीधा शॉर्ट नोट पूछने को आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेंट मेयर्स रिएक्शन। अब तुम्हें लगेगा यार सेंट मेयर्स रिएक्शन पे हम कैसे शॉर्ट नोट लिखेंगे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं लिखने लायक। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 1 आपको बनाना पड़ेगा कि 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, ये वाला पॉइंट, ये देखो ये वाला कहाँ गया, ये वाला, कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, ये इतना आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट नंबर ए में सेंट मेयर के। पॉइंट नंबर बी में ये लिखना पड़ेगा, ये रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट की। और पॉइंट नंबर सी में आपको ये तीनों की तीनों रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, जहाँ पे AR का मतलब होता है बेंजीन रिंग। यहाँ पे AR का मतलब हम लोगों ने क्या लिया है, बेंजीन रिंग, बस खत्म। और फिर उसके बाद नीचे लिखना पड़ेगा दिस इज नोन एज सेंट मेयर रिएक्शन। सिमिलरली सेंट मेयर रिएक्शन के जैसी ही बहुत ही फेमस एक और रिएक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, गेटरमैन रिएक्शन। देखो सेंट मेयर रिएक्शन में और गेटरमैन रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, ऊपर में भी Cl लग रहा है, नीचे में भी Cl लग रहा है, ऊपर में भी Br लग रहा है, नीचे में भी Br लग रहा है, बट द पॉइंट इज आप ऐड क्या कर रहे हो। जब आप सेंट मेयर रिएक्शन यूज़ करते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं, CuCl विथ HCl या फिर CuBr विथ HBr। बट जब आप गेटरमैन रिएक्शन यूज़ करते हैं तो आप कॉपर के पाउडर को यूज़ करते हो HCl के साथ, या फिर कॉपर के पाउडर को आप यूज़ करते हो HBr के साथ। सिर्फ और सिर्फ इतना सा माइन्यूट डिफरेंस है। बल्कि मैं अगर एग्जामिनर होती तो मैं इस पर एक MCQ फ्रेम कर देती कि द रिएजेंट ऑफ सेंट मेयर रिएक्शन इज दिस एंड गेटरमैन रिएक्शन इज दिस, ताकि एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाए कि अच्छा यार कॉपर पाउडर किस में था और कॉपर पाउडर नहीं वाला किस में था, अगर मैं एग्जामिनर मेरा पेपर सेट करने वाला इरादा होता तो, ठीक है। तो ये दोनों जो स्टार्टिंग की ये दोनों रिएक्शंस है शॉर्ट नोट में सीधा सीधा आ सकती हैं।
अगर सेंडमेयर का शॉर्ट नोट आता है तो क्या लिखना है, वो पॉइंट नंबर ए रिएक्शन, पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी में ये तीनों रिएक्शंस प्रॉपरली इनके साथ, और फिर आखिरी लाइन दिस इज नोन एज सेंडमेयर रिएक्शन। अगर गैटरमैन रिएक्शन आता है तो ऊपर वाला पॉइंट तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट भी लिखेंगे ही लिखेंगे, और फिर सी पॉइंट में ये दोनों रिएक्शन को लिख कर वहाँ पे आ जाएगा कि दिस इज आप लोगों का गैटरमैन रिएक्शन, खत्म। अब जो नीचे की 3 रिएक्शंस हैं वो अलग से पूछी नहीं जाएंगी। नीचे की जो 3 रिएक्शंस हैं वो आप लोगों की कैसी हैं कि हो सकता है रिएक्शंस के जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसमें ये डाला तो क्या बनेगा, इसमें वो डाला तो क्या बनेगा, इसमें ये किया तो वो क्या बनेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको माइट भी ये चीज़ पूछी जा सकती है। जैसे पानी अगर डालोगे तो क्या होगा, पानी डालने से बोलो क्या होगा। अगर आपने पानी डाला तो पानी डालने से OH आ जाएगा। ये तो हम लोग ऑलरेडी अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। डाइजोनियम सॉल्ट में अगर आपने पानी डाला तो वो OH लगा देगा। वैसे ही आपको ये याद रखना है कि डाइजोनियम सॉल्ट में अगर मैंने KI डाला तो KI डालने से I लगेगा। ध्यान रखना, सेंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन कॉच रिएक्शन दोनों की दोनों आई नहीं लगाती, आई मतलब आयोडीन को नहीं लगा सकती, लेकिन अगर आप KI डालोगे तो KI डालने से हाँ मैडम वहाँ पे आई लग जाएगा। ठीक है, डन, ओके, 1 मिनट रुको। अच्छा, उसके अलावा अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास ये है CH3CH2OH, अगर आपने ये डाला दैट इज़ आपने जो चीज़ डाली है वो आपकी चीज़ क्या है, इथेनॉल। तो इथेनॉल डालने से देखो क्या होगा, इथेनॉल डालने से H लगेगा। ठीक है, इथेनॉल डालने से क्या होगा, आप लोगों का H लग जाएगा। फिर होगा H3PO2, H3PO2 डालने से क्या होगा, H लग जाएगा। ये इस तरीके से है ना। हेलो, हाँ बोलो। अच्छा, तुम 5 मिनट रुको, मैं आती हूँ। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप वहाँ पे चीज़ों को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। बाकी तो ये जो कपलिंग रिएक्शन है देखो, और ये फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ की रिएक्शन, ये तो आपकी सिलेबस में डिलीट हो चुका है ना। और उसके अलावा ये हिंसबर्ग टेस्ट आप लोगों के सिलेबस में है, बट हिंसबर्ग टेस्ट को मैं कहूँगी ये आप टारगेट से इसको लिखिए, ये वाली मतलब राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिंसबर्ग टेस्ट। इसका आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर मिलेगा, आप टारगेट पे लिखिए उसका आंसर आपको। लेकिन हाँ, ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हिंसबर्ग रिएजेंट, ये आपको 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ हिंसबर्ग रिएजेंट, HR, है ना। तो उसके आगे की तो खैर मार्किंग मैं पूरी कंप्लीट कर चुकी हूँ। और बाकी ये वाला जो है कपलिंग वाला रिएक्शन, ये फ़िलहाल कोविड के सिलेबस से डिलीट है, तो इसको मैं कवर नहीं करा रही हूँ। बट इन केस अगर मान के चलते हैं कोई ऐसा है कि नहीं मैडम हमारे को तो कोविड वाला सिलेबस नहीं है, हम लोग तो बिना कोविड वाले सिलेबस के हैं, तो बता देना, मैं अलग से इसकी मार्किंग उनके लिए करवा दूँगी। हाँ, यूज़ योर ब्रेन पावर, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। हमने अभी तक जितनी भी पढ़ाई की, आप देखो ArNH2, आप इसमें क्या डालोगे कि N2Cl नेगेटिव बन जाए, आप इसमें डालोगे नाइट्रस एसिड यानी कि HNO2। फिर जब एक बार N2+Cl नेगेटिव बन जाएगा तो HCl और क्यूपरस क्लोराइड डालने से क्या होगा, ये होगा कि मैडम वहाँ पे Cl लग जाएगा। इस रिएक्शन को कहते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। और अगर H3PO2 डाला उस डाइजोनियम में तो क्या बनेगा, ये देखो ना, ये रिएक्शन लिखी हुई है, कुछ नहीं बनेगा, उस AR के बाजू में H लग जाएगा, मतलब प्रॉपर तरीके से आपकी एक बेंजीन रिंग बन जाएगी। तो खैर यहाँ पे हम लोगों की मार्किंग ख़त्म होती है इस पर्टिकुलर चैप्टर की। आगे के पार्ट्स की मार्किंग तो वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुकी हूँ, उसमें तो खैर कुछ बाकी नहीं है। और उसके अलावा जो टेक्स्ट बुक है उसके भी मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी मार्क करवाई हूँ। अगर कोई ऐसा बच जाता है और जो तुमको भी नहीं बन रहा है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, अपन उस पर भी एक छोटा सा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है।